क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण ये कक्षा 7वीं की जियोग्राफी यानी भूगोल की पुस्तक है, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 4 वायु इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, वायुमंडल क्या है। हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर की परिभाषा करनी है। आइए वायुमंडल की परिभाषा लिखते हैं। देखिए हम एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परिभाषा कैसे करेंगे, यहाँ पे गौर कीजिए। हम यहाँ से करेंगे, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है तो जिसे वायुमंडल कहते हैं। समझ में आ गया कि पृथ्वी चारों ओर से घनी चादर के वायु से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। एक लाइन और बढ़ाना है आपको, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से हमने वायुमंडल की परिभाषा कर दी। देखिए इसके बाद है दूसरा सवाल, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है, यानी इनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में है। दो गैसें कौन सी हैं, तो हम यहाँ से करेंगे नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। ठीक है, कितना प्रतिशत, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ये भी आपको लिख लेना है। देखिए ग नंबर क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस ठीक है गैस कही जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जो पृथ्वी को गर्म करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर करेंगे आप, तो ये सारे अखबारों के ये छपे हुए भाग हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कैसे होता है, पृथ्वी का तापन ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक होने से। ठीक है, जिसे हरित गृह प्रभाव भी बोला जाता है। तो सीधे तौर पे आपको लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्लियर हुआ, तो बस हो गया इसका उत्तर आपका। हाँ नंबर सवाल है, मौसम किसे कहते हैं। हमें मौसम की परिभाषा करनी है। देखिए मौसम की अगर परिभाषा देना चाहे, ये वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, प्रत्येक घंटे की दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कही जाती है। कि आज बारिश हो रही है, कल का दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। किसी स्थान की वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, जिनमें तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता, वायु में जल की मात्रा, वर्षा और हवा की गति ठीक है शामिल है। ये सारे मौसम में शामिल है। यह मौसम की अल्पकालीन दशाओं को बताता है, जो निरंतर बदलती रहती है। तो ये पूरे को हम कहते हैं मौसम। यही मौसम की परिभाषा हो गई। देखिए अगला सवाल वर्षा के 3 प्रकार हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, क्रियाविधि के आधार पे वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक, और कैसे होता है, ठंडी वायु से होता है चक्रवाती वर्षा, आर्द्र वायु से होता है पर्वतीय वर्षा और गर्म वायु से होता है संवहनीय वर्षा। तो ये 3 प्रकार हो गए वर्षा के। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए वायु दाब क्या है, ठीक ये बताना है। तो वायु दाब को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। ठीक, तो वो वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर और जाने पर वायु दाब तेज़ी से गिरने लगता है। तो वायु दाब गिरने लगता है, और समुद्र के नीचे जाए तो वायु दाब बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि पहली जो परत होती है क्षोभ मंडल, ठीक है, जहाँ पे हम सभी लोग निवास करते हैं, पेड़ पौधे वायुमंडल से ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़े हैं तो वायु दाब कम होने लगे, क्योंकि हमने ये सारी परतों को पार कर लिया इसीलिए। और जैसे हम नीचे जाएंगे, इसके नीचे हम बढ़ते जाए, क्षोभ मंडल से भी नीचे जाए समुद्र में, तो वायु दाब बढ़ने लगेगा और ऊपर जाने पर घटने लगेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो इस सवाल में बस हमें वायु दाब की परिभाषा करनी है। तो ये पूरा आपको ब्यौरा यहाँ तक लिख लेना है कि ऊपर जाने पर गिरता है और समुद्र में जाने पर बढ़ता है। ठीक है, और इसमें परिभाषा भी हो गई वायु दाब की। देखिए दूसरे में क्या है, सही का हमें चयन करना है। 3 ऑप्शंस है। निम्नलिखित में कौन सी गैस हमें सूर्य से हानिकारक विकिरण को बचाती है। हम सभी जानते हैं ओजोन गैस। ठीक है, ये क्या करती है, ये सूर्य की किरणों से जो हानिकारक निकलते हैं किरण आती है, जिससे त्वचा कैंसर वगैरह हो जाता है। तो ओजोन परत होती है, ओजोन गैस वो बचाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल कही जाती है वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत। ठीक है, क्षोभ मंडल को वायुमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत कहते हैं, क्योंकि ये 13 किलोमीटर ऊंचाई तक है और इसी पे सारा हमारा जीवन संसाधन, बारिश वगैरह सब मौसम सब इसी पे होती है। ठीक है, और इसी पर हम निवास भी करते हैं, संपर्क में होते हैं, वायुमंडल इसी पे होता है।
ठीक है, सबसे निचली परत ये कही जाती है क्षोभ मंडल। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल के निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन। देखिए बादल किस में नहीं पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मतलब बराबर तापमान होता है वहाँ पे, बादल वगैरह मौसमी घटनाएं नहीं होती। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ता है और इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। देखिए यहाँ पे समताप मंडल। ठीक है, तो ये धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। तो हवाई जहाज़ इसी में उड़ते हैं, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है और ओजोन गैस में, ओजोन जो परत है इसी में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक गैसों को ये रोकती है। ठीक है, किरणों को। तो हमने इसका आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे हम परतों को पार करेंगे, पहले क्षोभ मंडल को पार करें, ठीक, फिर उसके बाद समताप मंडल को पार करें, तो क्या होगा कि जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घटेगा, क्योंकि हमने सभी परतों को पार करते हुए ऊपर जा रहे हैं। और नीचे जाएंगे समुद्र में तो वायु दाब बढ़ेगा, तो ये घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम कहते हैं उसे बारिश का होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए तीसरे में क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, तो व्यापारिक पवनें किसे कहा जाता है, तो इसमें हमें ढूंढना है। ठीक, तो आइए हम मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, स्थायी पवन जो है वो व्यापारिक, पश्चिमी और पूर्वी स्थायी पवनें हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पवन को स्थायी पवन के कैटेगरी में रखा गया है। और एक और आएगा, देखिए लू जो है, लू को किस में रखा गया है, लू को रखा गया है स्थानीय पवन में। बिहार में सबसे ज़्यादा लू पड़ता है, उत्तर भारत की तरफ। ठीक है, तो हमने अभी देखा व्यापारिक पवनें, तो ये अस्थायी पवनें। लू हमने देखा स्थानीय पवनें। तो बिहार में सबसे ज़्यादा, उत्तर भारत बिहार के क्षेत्र में लू बहता है। ठीक, राजस्थान में भी होता है। मानसून, इसका हम मिलाएंगे। तो मानसून जो है, मानसूनी पवनें वो होती है, मौसमी पवनें होती हैं। ठीक, जो ऋतुओं में अपनी दिशा हमेशा बदलते रहती हैं। ये हो गया मानसून आपका, मौसमी पवनें ये रहा मौसमी पवनें। पवन, तो पवन देखिए क्या होता है, तो पवन कैसे बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो क्षैतिज गति से बोला जाता है, तो पवन हो गया ये। तो इसका हमारा क्या होगा, तो इसका हम मिलाएंगे पवन का। देखिए ये होगा पवन की क्षैतिज गति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा मिला दिया। ठीक, पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में कारण बताना है। आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। आर्द्र मतलब होता है नमी वाले दिन। ठीक है, जल की मात्रा। तो आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। देखिए इसको समझना बेहद आसान है। तो इसको समझने से पहले हम आर्द्रता को समझ लेते हैं। देखिए 2 स्थितियाँ होती है मौसम की। एक होता है लू वाले मौसम, जैसे कि हम देखते हैं कि जून जुलाई में क्या होता है, इतना गर्मी पड़ता है, लू बहता है कि कपड़े सूखने में मात्र आधे घंटे से कम समय, मैक्सिमम मान के चलिए कि आधे घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। और वहीं बरसात के मौसम में अगर कपड़े सुखाने जाए तो दिन भर भी लग जाएगा। ठंड के मौसम में चाहे बरसात के मौसम में, तो दिन भर तक कपड़े नहीं सूख पाते। क्यों कि ऐसा इसलिए कि बरसात के मौसम में वायु में नमी होती है, जल की मात्रा होती है, जबकि लू वाले मौसम में वायु में जल की मात्रा नहीं होती है। तो उसी को कहा जाता है आर्द्रता। वायु में नमी की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो आर्द्र मौसम में मतलब बरसात के मौसम में कपड़े सूखने में समय लगते हैं। क्यों लगते हैं, क्योंकि वायु में पहले से पानी की मात्रा है, तो वो पानी को कैसे सुखाएगा, उसका वाष्पीकरण कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। वही जून जुलाई के मौसम में वायु में आर्द्रता तो होती ही नहीं, वायु में जल की मात्रा नहीं होती है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो आर्द्र दिन में यानी बरसात के दिनों में गीले कपड़े सूखने में समय लगते हैं। कारण क्या है, तो हम लिखेंगे आर्द्र दिन में हवा में पहले से नमी अर्थात जल वाष्प होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसमें कपड़े के पानी वाष्पीकृत होने की दर कम हो जाती है और कपड़े देर से सूखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा आर्द्रता। अगला सवाल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है। आतपन मतलब क्या होता है, देखिए सूर्य ताप होता है, सूर्य की गर्मी, उसे आतपन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं आतपन सूर्य ताप बोला जाता है। तो सवाल है कि भूमध्य रेखा से
भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ें तो आत्मन की मात्रा घट जाती है। देखिए इसको समझना बेहद आसान है। ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी का ये हो गया ध्रुव, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, भूमध्य, पृथ्वी के मध्य, पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, ठीक है, तो ये लंबवत पड़ेंगे, यानी यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लंबवत है, तो पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधे पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने में सूर्य की किरणें को ऐसे तिरछा जाना पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे तिरछा जाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी कम हो तो तिरछी पड़ने की वजह से जो आत्मन है, सूर्य ताप है, यहाँ पे कम पड़ेगा, इसलिए ध्रुवों पे हमेशा बर्फ़ जमा होता है, ठीक है, और इसलिए जो सूर्य का ताप है इन ध्रुवों पर कम होती है। समझ में आ गया? और यहाँ पे भूमध्य रेखा पे ये ज़्यादा होती है क्योंकि सीधी लंबवत पड़ती है, इसको कम दूरी तय करना पड़ता है। ये बातें समझ में आ गई? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसका उत्तर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत सीधी पड़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ें तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, अतः आत्मन की मात्रा घट जाती है, सूर्यों की ताप की मात्रा जिससे घट जाती है, और इसीलिए ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ जमा होता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए पहली है यहाँ पे 5 नंबर में, और जिसको हमें अंग्रेजी के शब्दों से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल पहला है, बाएं से दाएं, यानी ये बाएं से दाएं ऐसे जाना है। 6 नंबर देखिए क्या है, इसमें 6 देखेंगे हम। एक भारतीय पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने का असाधारण गुण रखता है। कौन सा भारतीय पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? 6 नंबर। आइए देखिए, देखिए 6 नंबर ये रहा, तो हम इसको भरेंगे। ऐसे देखना है, हमें ऐसे भरना है, बाएं से दाएं। तो पीपल, PEEPAL, पीपल हो गया, बात सही है। पीपल का पेड़ 24 घंटे देता है ऑक्सीजन, ये भारतीय पेड़ है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में, वायुमंडल में मौजूद एक गैस जो केवल 0.03% पाई जाती है। 8 नंबर में देखिए ये रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा 0.03% है, तो लिखेंगे CARBOND, ठीक है, कार्बन, ठीक, डाइऑक्साइड, ये पूरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने भर लिया। इंग्लिश में भरना है। 11, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, तो ये बाह्यमंडल हो गया, ठीक है, बाह्यमंडल। 11 कहाँ है? देखिए यहाँ पे एक्सोस्फेयर इसे बोला जाता है इंग्लिश में, बाह्यमंडल, ठीक, तो एक्सोस्फेयर हम इसको भर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बहुत सारी गैसों का मिश्रण, 12 नंबर कहाँ है? देखिए ये तो हवा क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तो हवा, एयर। इसके बाद 14, जीवित रहने वाली गैस, तो जीवित रहने वाली गैस हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन होती है। 14 देखिए कहाँ है? तो ये रहा आपका 14, हम भरेंगे OXYGAN, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरे भर लेने हैं, ठीक, और इसको भी फिर ऊपर से नीचे हम देखेंगे, इसका हम देखेंगे ऊपर से नीचे नंबरिंग में, 1 नंबर में ऊपर से नीचे भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी शूट लगा देता हूँ, ऐसे ही आपको भर लेना जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला खंड, इसका ख क्या है? एक सप्ताह मौसम कैलेंडर बनाए और विभिन्न प्रकार के मौसम संकेत और मौसम बदलाव हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए क्या है, वर्षा रुकने पर सूर्य बाहर निकलता है, तो हम बोलते हैं धूप वाला दिन। यहाँ पे बादल बनाएंगे तो हम लिखेंगे बादल वाला दिन। बादल से बारिश हो रही है, देखिए मतलब एक दिन में कौन कौन से मौसम के बदलाव हम निरंतर देखते रहते हैं, जितने भी समय हम देखें तो वो सभी हमें यहाँ पे बताना है। तो वर्षा का दिन, ये क्या है? देखिए तूफ़ान है, तूफ़ान का दिन। देखिए ये मौसम साफ़ है, चिड़िया उड़ रही है, सूर्य उग रहा है, ठीक, तो शांति दिन है। अब यहाँ पे देखिए भारी वर्षा और ओलावृष्टि, देखिए ये हो रहा है। अब एक आपको अपने से तैयार कर लेना, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।